वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आवभगत के साथ वे उसे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए। वहां कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घिसकर बैठ गए। उसे पीने को चाय दी और दारू भी। उसकी मेहमानी में बढ़ बढ़कर दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में से अपने पास से भेंट की चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी चाय बांटी। कोल लोग बड़े खुश थे। उन्होंने आपस में इस अजनबी की बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषिए से कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषिए ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। हमारे यहाँ का कायदा है कि मेहमान की खातिर जो हमसे बन सके करें। आपकी कृपा के हम कृतज्ञ हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज़ को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वो आपकी ज़मीन है। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह उपजाऊ भी इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ उसका कोई पार नहीं है और वो ज़मीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आँखों से यहाँ जैसी धरती दूसरी देखी नहीं। दुभाषिए ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। दीना समझ नहीं सकता कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि वे बहुत खुश मालूम होते हैं, बड़े हंस रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं। आखिर वे चुप हुए और दीना की तरफ देखने लगे। फिर आपस में बात करने लगे। मालूम पड़ा कि जैसे उनमें कुछ दुविधा है। दीना ने पूछा कि उन लोगों में अब किस बात की अटक है। दुभाषिए ने बताया कि उनमें कुछ की राय है कि सरदार से जमीन देने के बारे में और पूछ लेना चाहिए। गैर हाजिरी में कुछ कर डालना ठीक नहीं है। दूसरों का ख्याल है कि इस बात में सरदार के लौटने की राह देखने की जरूरत नहीं है, जरा सी तो बात है। यह विवाद चल ही रहा था कि एक आदमी बड़ी सी बालदार टोपी पहने वहां आ पहुंचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिए ने कहा कि यही हमारे सरदार है। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा और अन्य चीजें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। बैठते ही कोल लोगों ने उससे कुछ कहना शुरू किया। सरदार कुछ देर सुनता रहा, फिर उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसे बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है। जितनी जमीन चाहे चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं मनचाहे जितनी जमीन कैसे ले सकता हूँ। पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि यह तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे ले भी सकते हैं। प्रकट में उसने कहा, आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आपके पास बहुत धरती है और मुझे थोड़ी सी चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा टुकड़ा कौन सा है और यह कि वह मेरा ही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा फिर मेरे हवाले कर दिया जाए? मरना जीना ईश्वर के हाथ है और संसार में यही चक्कर चलता है। आप दयावान लोग तो मुझे दे देते हैं, पर हो सकता है कि पीछे आपकी औलाद उसी को वापस ले लेना चाहे तब। सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, जमीन तुम्हारे हवाले ही कर दी जाएगी। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने जमीन दी थी और उस बाबत कागज पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हाँ जरूर, ये तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपये। दीना समझा नहीं, बोला, दिन का हिसाब ये कैसा है? ये बताइए कितने एकड़? सरदार ने कहा, ये सब गिनना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी, और कीमत है ही दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया, कहा, एक दिन में तो बहुत सी जमीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वो सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह न आ गए जहां से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इस जगह से चला था? क्यों, हम सब साथ चलेंगे और जहां तुम ठहरने को कहोगे ठहरे रहेंगे।
उस जगह से शुरू करना और वहीं लौट आना। 7 फावड़ा ले लेना, जहां जरूरी समझा निशान लगा दिया। हर मोड़ पर एक गड्ढा किया और उस पर घास को जरा ऊंचा चिन दिया। पीछे फिर हम लोग चलेंगे और हल से इस निशान से उस निशान तक हदबंदी खींच देंगे। अब दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़े चक्कर तुम लगा सकते हो, पर सूरज छिपने से पहले जहां से चले थे वहां आ पहुंचना। जितनी जमीन तुम इस तरह नाप लोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई। दीना को सोने के लिए उन्होंने चारपाई दी और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। कह गए कि पौ फटने से पहले ही वे आ जाएंगे, ताकि सूरज निकलने से पहले पहले मुकाम पर पहुंच जाया जाए। दीना अपनी चारपाई पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद न आई। रह रहकर वो जमीन के बारे में सोचने लगता था। चलकर मैं कितनी जमीन नाप डालूं, कुछ ठिकाना है। एक दिन में 35 मील तो आसानी से कर ही लूंगा। दिन आजकल लंबे होते हैं और 35 मील, कितनी जमीन उसमें आ जाएगी। उसमें से घटिया वाली तो बेच दूंगा या किराए पर उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी हुई बढ़िया होगी वहां अपना फार्म बनाऊंगा। 2 दर्जन तो बैल फिलहाल काफी होंगे। 2 आदमी भी रखने होंगे। कोई 150 एकड़ में तो काश्त करूंगा, बाकी चराई के लिए। दीना रात भर पड़ा जमीन आसमान के कुलाबे मिलाता रहा। देर रात कहीं थोड़ी नींद आई। आंख झपकी होगी कि किसी के बाहर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज उसके कानों में आई। अचरज हुआ कि यह कौन हो सकता है। उठकर बाहर आकर देखा कि कोल लोगों का वो सरदार ही बाहर बैठा जोर जोर से हंस रहा है। हंसी के मारे अपना पेट पकड़ रखा है। पास जाकर दीना ने पूछना चाहा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? लेकिन अभी पूछ पाया नहीं था कि देखता क्या है कि वहां सरदार तो है नहीं, बल्कि वो सौदागर बैठा है, जो अभी कुछ दिन पहले उसे अपने देश में मिला था और जिसने इस जमीन की बात बताई थी। तब दीना उससे पूछने को हुआ कि यहाँ तुम कैसे हो और कब आए? लेकिन देखा तो वो सौदागर भी नहीं, बल्कि वही पुराना किसान है जिसने मुद्दत हुई तब सतलज पार की जमीन का पता दिया था। लेकिन फिर जो देखता है तो वो किसान भी नहीं है, बल्कि खुद शैतान है, जिसके खुर हैं और सींग है। वही वहां बैठा ठट्ठा मारकर हंस रहा है। सामने उसके एक आदमी पड़ा हुआ है, नंगे पैर, बदन पर बस एक कुर्ता धोती। जमीन पर वो आदमी औंधे मुंह बेहाल पड़ा है। दीना ने सपने में ही ध्यान से देखा कि ऐसा पड़ा हुआ आदमी कौन है और कैसा। देखता क्या है कि वो आदमी दूसरा कोई नहीं, खुद दीना ही है और उसकी जान निकल चुकी है। ये देखकर मारे डर के वो घबरा गया। इतने में उसकी आंख खुल गई। उठकर सोचा कि सपने में आदमी जाने क्या क्या वाहियात बातें देख जाता है। ये सोचकर मुंह मोड़ दरवाजे के बाहर झांककर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। सोचा, समय हो गया, उन्हें अब जगा देना चाहिए, चलने में देर ठीक नहीं। वो खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो। खुद कोल लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर कहा, सवेरा हो गया है, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए। कोल लोग सब उठे और इकट्ठे हुए। सरदार भी आ गया। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने का ख्याल कर उसने कहा, अगर जाना है तो हमको चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया। कोल तैयार हुए और सब चल पड़े, कुछ घोड़े पर, कुछ गाड़ी में। दीना नौकर के साथ अपनी छोटी बैलगाड़ी में सवार था। फावड़ा उसने साथ रख लिया था। खुले मैदान में जब पहुंचे, तड़का फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी, पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर गाड़ी घोड़ों से सब उतर आए और एक जगह जमा हुए। सरदार ने फिर आगे जाने कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो जहां तक ये सब आंख जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन है, उसमें जितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठीं। धरती एकदम अछूती पड़ी थी, हथेली की तरह हमवार और मुलायम, काली ऐसी की बिनौला, और जहां कहीं जरा निचान था वहां छाती छाती जितनी तरह तरह की हरियाली छाई थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहाँ आ जाओ। जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी।
दीना ने भी रुपये निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, आस्तीनों चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया, आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार खड़ा हो गया। कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया कि आगे देखा जाएगा। पहले तो सामने सूरज की तरफ ही चला चलूं। एक बार पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया, अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाई और धरती के किनारे सूरज के मुंह चमकाने का इंतजार करने लगा। सोचने लगा कि मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए और ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। सूरज की पहली किरण का उनकी ओर आना था कि दीना कंधे पर फावड़ा संभाल खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वो न धीमे चला न तेज। 1001 गज चलने पर वो ठहरा। वहां एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिन दी कि आसानी से दिख सके। फिर आगे बढ़ा। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा। सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे और गाड़ी के पहियों के आरे तक चमकते दिखते थे। अंदाजन 3 मील तो वो आ गया होगा। धूप में ताप आता जाता था। कुर्ते पर से बास्केट उतारकर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। अब खासी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कि कुछ खाने पीने की भी सोची जाती। एक पहर तो बीत गया, लेकिन दिन में 4 पहर होते हैं। अभी जल्दी है, लेकिन जूते उतार डालूं, ये सोच उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खोंस लिए और बढ़ चला। अब चलना आसान था। सोचा, अभी 3-1 मील तो और भी चला चलूं, तब दूसरी दिशा लूंगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जाने देना हिमाकत है। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक से एक बढ़कर मिलती है। कुछ देर वो सीधा बढ़ा चला। फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पर के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे और वहां धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफी बढ़ आया हूँ, अब लौटना चाहिए। पसीना बेहद आ रहा था और प्यास भी लगाई थी। यहाँ ठहरकर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास का ढेर चिन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। चलता चला गया, चलता चला गया। घास ऊंची थी और गर्मी बढ़ रही थी। वो थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो आई थी। सोचा, अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वो बैठ गया, रोटी निकालकर खाई और कुछ पानी पिया। लेटा नहीं कि कहीं नींद न आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठ फिर आगे बढ़ चला। पहले तो चलना आसान हुआ। खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली और आंखों में उसके ऊँघ सी आने लगी। तो भी वो चलता ही चला गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी 2 घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह भी उसने काफी लंबी राह नापी। वो बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी। ये सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा। जो टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कपकपी के धुंधकारे में से वो टेकड़ी की जगह मुश्किल से दिखाई पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये 2 भुजाएं मैंने ज्यादा नाप डाली है, अब इधर कुछ कम ही रहने दूं। वो तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वो 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ो, जाने भी दो। मेरी जमीन की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे, इतनी ही जमीन क्या थोड़ी है। ये सोच दीना ने वहां तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकड़ी की तरफ मुंह कर ठीक उसी सीध में चल दिया। नाक की सीध बांधकर वो टेकड़ी की तरफ चला, लेकिन अब चलते मुश्किल होती थी। धूप उसका सत ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन ये कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। सूरज किसी की बात देखता बैठा नहीं रहता। वो पल पल नीचे ढल रहा था।
उसके मन में सोच होने लगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त तक न पहुंचा तो? उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वो दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। बढ़ा चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी थी। ये देख उसने भागना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की, बस साथ में निशान लगाने के लिए वो हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोच होता कि मैं क्या करूं? मैंने बिसात से बाहर चीज हथियानी चाहिए। उसमें बना काम बिगड़ा जा रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? इस सोच और डर के कारण वो और हौंफने लगा। वो पसीना पसीना हो रहा था, धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था। लेकिन फिर भी वो भागता ही जाता था। छाती उसकी लुहार की धड़कनी की तरह चल उठी, दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही न हो जाए। हाल ये था, पर रुक वो नहीं सका। इतना भागकर भी अगर मैं जब रुकूंगा तो वे सब लोग मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ़ बनाएंगे, इसलिए उसने दौड़ना न छोड़ा, दौड़े ही गया। आगे कौन लोगों की आवाज़ सुन पड़ती थी। वे उसको जोर जोर से कहकर बुला रहे थे। इन आवाज़ों पर उसका दिल और सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेट वो दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वो खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। वो अब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए कोल लोग उसे सामने दिखाई देते थे। अब तो जमीन पर रखी वो टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम भी रखी थी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई दिया, वो पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को सपने की याद हो आई। उसने सोचा कि हाय, जमीन तो काफी नाप डाली है, लेकिन क्या ईश्वर मुझे उसको भोगने के लिए बचने देगा? मेरी जान तो गई दिखती है। मैं मुकाम तक अब नहीं पहुंच सकूंगा। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वो बची खुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा, कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगे साथ न देती हों। टेकड़ी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो आया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। ये सोचकर वो थमने को हुआ, लेकिन उसे सुन पड़ा कि खड़े हैं और उन्हें सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, मुझको नहीं दिखता। ये सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंख मूंदकर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा वही पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को फिर अपना सपना याद आया और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दे दिया। वो मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। खूब खूब, सरदार ने कहा। देखो, उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। कोल लोग दया से और व्यंग्य से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन उसे काफी हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।